मोडेल्स वगैरह, इट इज अंडरस्टैंडेबल कि आपको पता होने चाहिए। वो जरूरी नहीं कि वो आए एग्जाम में, बट आपको एटलीस्ट इसके रूल्स पता हो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, हाँ जी, आई CS मेघा, वेलकम यू ऑल टू DC लाइन CS। और बच्चे लोग, आज हम क्या करने वाले हैं? आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सीरीज, लक्ष्य सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे अपने एग्जाम के लिए, या कि मेरा एक भी बच्चा एक भी नंबर उसके डिडक्ट ना हो। पूरी की पूरी प्रिपरेशन तुम्हारी यहाँ पर अच्छे से बहुत ही इन डेप्थ होने वाली है। कॉन्सेप्ट्स भी समझेंगे, साथ साथ क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करेंगे। पेपर में अगर क्वेश्चन आया तो आपने कैसे लिखना है वो तक बताऊंगी। उसके साथ साथ आग सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो कर देंगे भी ग्रामर के, हम जो भी रूल्स है उसके साथ हम स्टार्ट करेंगे, और फिर हम अपना कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन आंसर्स को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो कि हमारा है एसेंशियल्स ऑफ ग्रामर। आपकी ये जो वीडियोस है डे 1, डे 2, डे 3 करके आपकी इस तरीके से वीडियो आएंगी, जिसमें चैप्टर 1 का हम जो कवर करेंगे डे 1 में, वो हम कवर करेंगे जैसे कि आपने देखा, हम करेंगे एक दिन ग्रामर, दूसरे दिन हम कवर करेंगे RCs को, और तीसरे दिन हम कवर करेंगे वोकैबुलरी को। तो इस तरीके से आपका हम सारा का सारा कवर कर लेंगे और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ पार्ट आज, कुछ पार्ट कल, और कुछ पार्ट परसों, और फाइनल में जो सारे क्वेश्चंस एक बार कंबाइन करके फिर से आप उसको रिवाइज कर लोगे। और आपकी प्रिपरेशन की जिम्मेदारी हम पर है, तो हमें तो और ध्यान देना है। अब यहाँ पर समझते हैं, अब मैं आपको सिखाऊं टेंसेस क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो उस पर ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। मैं यहाँ पर जो भी ग्रामर का पोर्शन है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, जिसमें हमारा टेंसेस है, वॉइस है, और भी जो चीज़ें हैं, हमारी ट्रिक्स है, हमारे रूल्स है, वॉइसेस है, वो सारे यहाँ पर मैंने समराइज कर दिए हैं कुछ रूल्स में। तो जो भी इम्पॉर्टेंट रूल्स आपके करिकुलम में हैं और आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, हम उन सारे एग्जामिनेशन उन रूल्स को करेंगे, और साथ साथ उनके क्वेश्चंस भी है। तो साथ साथ रूल होता रहेगा और क्वेश्चंस होता रहेगा, और साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाती रहूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास। हमारे पास सबसे पहले हमने कवर करा बच्चे लोग टेंसेस को, तो हमारे पास है टेंसेस के रूल्स। तो देखिए इधर, यहाँ पर हमारे पास है टेंसेस के रूल्स। तो देखो, सबसे पहले है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट वो होता है जो डेली की हैबिट्स बताता है, कोई नॉर्मल रूटीन है वो बताता है, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि जो ऐसी सच्चाई जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है वो बताता है, वो हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है जो होता है सिंपल प्रेजेंट। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, आप लोगों को ना ये 7 सब्जेक्ट्स लर्न करने हैं। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये तुम्हारे ना बेसिकली सब्जेक्ट है। यानी कि ही, अगर कोई बॉय का नेम आया, मेल मैस्कुलिन आया ही, फेमिनिन आया शी, इट नॉन लिविंग, आई हमारे लिए, वी सबके लिए, यू तुम्हारे लिए, और दे उनके लिए। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आता है। तो देखिए यहाँ पर जो इसका रूल होता है, जब भी कोई सिंपल प्रेजेंट है, यानी कि कुछ भी ऐसी लाइन है, कुछ भी सेंटेंस है जो कि रिलेटेड है हैबिट से, रूटीन से, या यूनिवर्सल ट्रुथ से, वहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट लगाते हैं। और इसका रूल क्या होता है बच्चे लोग? इसका रूल होता है ही, शी, इट के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में लगाना होता है S या ES, और बाकी सब के साथ आपकी लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जो V1 है, इट इज फॉर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहां पर आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES। ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है आप लोगों का ही, शी, इट। तो देखिए ये कहाँ कहाँ यूज होता है? हैबिट्स में, डेली रूटीन में, कोई भी चीज़ जो फैक्ट है, जो जैसी है वैसे है, और यूनिवर्सल ट्रूथ में हम इसको यूज करते हैं। तो चलो अब इसके एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। तो देखेंगे यहाँ पे, ही गोज टू स्कूल डेली। अब ही गोज, ही आया,
सब्जेक्ट, और हमने सीखा था ही शी इट के साथ एस और एस लगता है, तो गो के साथ लगा गोस, ये बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से आपको फिलअप फॉर्म में आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है रूल 1। देखो ये क्या है, ये एक रूटीन है, डेली जाता है तो होगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सन है वो ईस्ट से राइज करता है, तो ये क्या है बच्चे लोग, ये क्या है हमारा, ये तो हमारा है यूनिवर्सल ट्रुथ, ये तो हम लोगों का है यूनिवर्सल ट्रुथ। क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसका मतलब यहां पर ये जो ही शी इट था, जो नॉन लिविंग थिंग के साथ इट यूज करते हैं, तो वो हमारा आ जाएगा सन, और ये जो सन है इसके साथ आ रहा है वर्ब, और वर्ब के साथ क्या लगता है एस और एस, तो लग गया राइजेस। तो फिलअप फॉर्म में आपको क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। अगर मैं आपसे बात करूं ही गो टू स्कूल, क्या ये करेक्ट है? ऑब्वियसली ये बिल्कुल गलत है। क्यों? गो नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, गोज आएगा, तो ये हमारा करेक्ट है। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ये हमारा मेन है। बढ़ते हैं आगे। दिस इज वर्ट वी आर, इट्स ऑलरेडी गिवन। अब हम एक एमसीक्यू करते हैं। तुम अगर यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हो और तुम ये देख रहे हो, तो तुम्हारा आंसर वीडियो में नीचे आ जाना चाहिए, ठीक है बच्चे? तो यहाँ पर आपको जैसे जैसे मैं एक एक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें से हमारे को कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें हमारे को ग्रामर के फिलअप फॉर्म में, एमसीक्यू फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, तो आपको वो आना चाहिए। साथ साथ आपसे नॉर्मल चीज़ें भी पूछी जा सकती है कि भाई सेंटेंस किसको बोलते हैं, वर्ब एग्रीमेंट किसको बोलते हैं, वो सब कुछ है। वो वाले क्वेश्चंस जो अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आएंगे, यानी कि आपको प्रॉपर आंसर्स लिखना होगा, वो भी है इसी वीडियो में, तो टेंशन मत लो, सब कुछ कवर हो रहा है तुम्हारा। नाउ देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी प्ले टेनिस डेली। शी है, एस और एस लगना, तो शी प्ले तो आएगा नहीं भाई, प्लेस तो होना ही चाहिए। शी प्लेस टेनिस डेली, हमें दूसरे में ही दिख गया, सेकंड में ही दिख गया, शी प्लेइंग, शी इज प्ले, तो दोनों हमारे बाकी गलत है। करेक्ट क्या हो गया, शी प्लेस टेनिस डेली। लाइकवाइज यू विल गेट द परफेक्ट आंसर, राइट? नाउ नेक्स्ट वी हैव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जो इंपॉर्टेंट है हमारे टेंसेस, जो एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है, मैंने उन सबको यहाँ पर कवर किया है। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, तो ज़रा देखें। कॉन्टिन्यूअस है यानी कोई भी चीज़ जो कॉन्टिन्यूएशन में है। अगेन हम वही सब्जेक्ट लिखेंगे, ही शी इट, आई वी यू दे। अब यहाँ पर ही शी इट के साथ लगता है इज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉलोड बाय आईएनजी। आई के साथ वी यूज एम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। वी यू वर्ब प्लस आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो यहाँ पर इफ विल सी, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट डिपेंड्स लाइक दिस, फॉलोड बाय इज एम आर V4। V4 स्टैंड फॉर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जो कि वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, वी कॉल इट V4। तो ऐसा एक्शन जो कॉन्टिन्यूएशन में है, यानी कि जो हो रहा है, दैट एक्शन विच इज ऑन गोइंग, विच इज इन कॉन्टिन्यूएशन, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। इस सेंटेंस में आपको लास्ट में जो होता है ना बेटा, आपके सेंटेंस के लास्ट में हमेशा टाइम से डिफाइन किया जाता है। टाइम जैसे नाउ, राइट नाउ, करेंटली, एट प्रेजेंट। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा दिख गया, तो वो हमारा किस में है, वो हमारा है कॉन्टिन्यूअस में। तो देखो, शी राइट अ लेटर नाउ, मुझे दिखा नाउ, नाउ दिखते ही मुझे समझ आ गया बॉस ये तो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि ये मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब यहां पर रूल लगेगा इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलोड बाय इज एम आर V4, यानी कि क्या, यानी कि शी इज राइटिंग अ लेटर, इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो करेक्ट क्या हो गया, शी इज राइटिंग अ लेटर नाउ। ठीक है, अब जरा देखें, ही डैश अ मूवी नाउ, तो क्या है, वो मूवी देख रहा है, तो ही इज वॉचिंग अ मूवी नाउ। क्यों कैसे पता चला, क्योंकि यहां नाउ आ गया। पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? नाउ दिस इज द वेरी सिंपल वे ऑफ डूइंग दिस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बी यूज्ड विद द पास्ट टाइम। यहां पर हमें बी की फॉर्म यूज करनी होती है। अब यहां पर देखें, परफेक्ट टेंस है हमारा।
परफेक्ट यानी कि नाम से पता चल रहा है परफेक्ट, ऐसा कोई चीज परफेक्ट यानी कि जस्ट इमीडिएटली फिनिश हुई हो, उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम परफेक्ट टेंस बोलते हैं। तो इसका भी रूल होता है आप लोगों का। अगेन ये 7 सब्जेक्ट्स आप लोगों को बाय हार्ट लर्न हो जाने चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू बहुत इजी हो जाता है चीजों को समझना। तो लेट्स स्टार्ट विद ही, शी, इट वी यूज हैज, विद आई वी यू दे वी यूज हैव। तो यहां पर मेरे बच्चों क्या आया आप लोगों का, आप लोगों को हैज यूज करना है ही शी इट के साथ, और आई वी यू दे के साथ यू हैव टू यूज हैव, साथ में वी विल पुट वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बात ध्यान रखना, जब भी आपकी बी फॉर्म हैज या हैव आती है, उनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये हमारे वैसे भी हैज और हैव हमारे क्या होते हैं, इनको हम हेल्पिंग वर्ब साथ साथ ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। नाउ जो आप अभी आने वाली जब क्वेश्चंस जब हम अटेम्प्ट करेंगे उसमें मैं आपको और डिटेल में अभी समझा भी रखूंगी। नाउ अब यहाँ पर देखें स्ट्रक्चर हैज हैव प्लस V3। तो देखें आई हैव सीन हिम यस्टरडे, तो ध्यान से देखो आई हैव सीन हिम यस्टरडे, ये क्या है, मैंने उसको कल देखा। अब यहाँ पर जरा ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर वर्ड आ गया यस्टरडे। कोई भी ऐसी बात जो हो चुकी है वह उसमें आता है आप लोगों का पास्ट यानी कि सिंपल पास्ट। तो देखो आई हैव सीन हिम, मैंने उसको देखा था, तो मैंने उसको देखा था, लेकिन जब यस्टरडे आ गया यानी कि वो इमीडिएटली फिनिश नहीं हुआ, वो ऑलरेडी हो चुका है। तो यहां पर आपका ये नहीं आएगा, आपका आ जाएगा आई सॉ हिम यस्टरडे। तो ठीक है, जैसे कि आपके जो वर्ड्स होते हैं जो कि है आप लोगों का यस्टरडे, लास्ट ईयर, एगो, ये हमारे को डेफिनेट पास्ट टाइम बताते हैं, इसलिए हम पास्ट इंडेफिनेट यूज करते हैं यानी कि सिंपल पास्ट यूज करते हैं। तो देखें शी डैश द बुक यस्टरडे, तो क्या आ गया आप लोगों का, उसने बुक या कल खरीदी। तो यहां पर आ जाएगा शी डैश द बुक यस्टरडे। तो सिंपल पास्ट का जो रूल कहता है वो कहता है, सिंपल पास्ट का मेरा रूल कहता है आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो बाय की थर्ड फॉर्म क्या और सेकंड फॉर्म बाय, बॉट, बॉट, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जाएगा बॉट, सी इज द करेक्ट वन। अगर मेरा यहाँ पर यस्टरडे नहीं होता, शी डैश द बुक, उसने बुक खरीदी, तो टाइम तो मेंशन नहीं है, तो यही होगा तो बुक उसने अभी खरीदी। तो यहां पर आ जाता शी हैज बॉट द बुक। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? लाइकवाइज दिस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट रूल, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर ड्यूरेशन। यहां पर आप ध्यान रखेंगे ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो हमारा ड्यूरेशन के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल या भाई कि एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कॉन्टिन्यूइंग, कोई भी ऐसी चीज जो ड्यूरेशन बता रही है, जो पास्ट में स्टार्ट हुई और अभी भी इट इज गोइंग ऑन, वो अभी भी चल रही है। तो जरा स्ट्रक्चर देखें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। एक सेकेंड, मुझे एक सेकेंड देना इधर ना। तो यहां पर एक्चुअली था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैन नॉट बी यूज्ड विद द पास्ट टाइम। तो यहां पर था प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट टाइम के साथ नहीं करेंगे, और जो पास्ट टाइम होता है हमारा वो होता है ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। एक्चुअली आई थॉट परफेक्ट वाला है बट इट्स एक्चुअली पास्ट का, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इस बेसिस पर है। अब जो हमने पीछे अब देखा है हमने, तो यहां पर आया जो रूल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन के लिए यूज की जाती है। तो जरा देखें अब ये ड्यूरेशन आई, तो आपको रूल तो अभी यह है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब यानी कि वो चीज हुई है और अभी भी चल रही है। तो देखें एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ बट अभी भी चल रहा है। तो यहां पर पता कैसे चलता है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग आता है। तो जैसे कि आप लोगों का इधर आया, आपके पास यहां पर है आई एम वर्किंग हियर सिंस 2020। इसका जो रूल होता है हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम वही ही, शी, इट के साथ हैज, आई, वी, यू, दे के साथ हैव, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म दैट इज V1 प्लस ING। तो यहाँ पर हमारे पास जो है आई एम वर्किंग हियर सिंस 2020, मेरे पास आ गया सिंस,
क्योंकि सिंस आया तो इट इज बट ऑब्वियस। मेरा क्वेश्चन किस में चला जाएगा, मेरा क्वेश्चन चला जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हैव, हैज, बीन प्लस V4। तो यहां पर आ गया आई एम वर्किंग, जी नहीं, आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2020। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? लाइकवाइज दिस यू विल डू योर आंसर। देखो, दे डैश हियर फॉर 5 years। अब मेरा आ गया फॉर, इसका मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हैज और हैव, दे के साथ हैव आता है, बीन, तो देखे हैव बीन कहां पर हो जाएगा, हैव बीन लिविंग। बी इज द करेक्ट वन। ऑटोमेटिकली आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वन, पास्ट इंडेफिनेट फॉर कंप्लीटेड पास्ट एक्शन। पास्ट एक्शन जो भी कंप्लीट होता है तो उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनेट यूज करते हैं। तो देखो, ही हैज गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक, तो यहां पर ही हैज गॉन, ये हमारा कब होता है, ये हमारा होता है परफेक्ट। तो ये वो लास्ट वीक गया। कोई भी चीज जो पास्ट एक्शन है, इमीडिएट पास्ट नहीं है, पास्ट एक्शन है, तो वहां पर हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहां पर आपका ही हैज गॉन नहीं आएगा, यहां पर आपका आ जाएगा ही वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक। ठीक है, यहां पर हमारे को लास्ट वीक से इसके बारे में पता चल रहा है। रवि डैश द एग्जाम लास्ट मंथ, तो क्या आ जाएगा, हैज पास्ट, पासिस, पास्ट। तो हमें पता है यहां पर लास्ट मंथ की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, एक्शन जो पास्ट में हुआ, और इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन वी हैव रूल नंबर 6, पास्ट कॉन्टिन्यूअस शोज इंटरप्टेड एक्शन। कभी कभी ये जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस यानी कि वो चीज जो चल रही है। टेंसेज होते हैं ना भाई, हमारे 4 तरीके के होते हैं। सिंपल, मतलब वैसे तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है, बस उसको फर्दर बाइफरकेट किया होता है। आपका सिंपल फॉलोड बाय कॉन्टिन्यूअस, देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो उसी में ही हमारा जो पास्ट होता है वो आपका ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, और इन सब के साथ आपका क्या लगता है, इन सब के साथ हमारा वॉज प्लस V4, इनके साथ हमारा लगता है वर प्लस V4। तो देखिए यहां पर स्ट्रक्चर हमारा, तो देखो आई स्लेप्ट व्हेन ही केम, कोई भी ऐसा एक्शन जो इंटरप्ट हो रहा है, जैसे देखो मैं सो रहा था जब वो आया, तो एक एक्शन हो रहा था, दूसरा एक्शन उसको इंटरप्ट कर रहा है, बता रहा है। तो यहां पर अगर हम देखें, हमें लगे ठीक है, बट नहीं, हमें यह पता है कि 2 एक्शन हो रहे हैं और एक एक्शन दूसरे को इंटरप्ट कर रहा है। तो यहां पर बच्चे लोग आपका क्या हो जाएगा, स्लेप्ट नहीं आएगा, इंस्टेड ऑफ स्लेप्ट क्या हो जाएगा आप लोगों का हो जाएगा, क्योंकि वो सो रहा था, ही केम, तो यहां पर ही वॉज स्लीपिंग, दोनों पास्ट के हो जाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं इसका हम। When I called him, he dash slept, was sleeping, sleeps। जब मैंने उसको कॉल की थी वो सो रहा था, एक काम हो रहा था, दूसरा इंटरप्ट कर रहा है, तो क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तुम्हें पता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वॉज वर वाला, तो वॉज प्लस स्लीपिंग, बी इज द करेक्ट आंसर। So let's check. Here B is the correct answer. Next we have past perfect for earlier of 2 action. पास्ट परफेक्ट हम कब यूज करते हैं, दोनों में से एक एक्शन को जो पहले बताने के लिए जब हम यूज करते हैं तब हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं जरा देखिए, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। तो ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे सबके साथ लगता है हैड और लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जरा देखिए, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच। क्यों, क्योंकि जब 2 एक्शंस हो रहे हैं पास्ट में, एक पहले हो रहा है, ट्रेन जा चुकी थी हमारे पहुंचने से पहले, एक काम हो रहा है, दूसरा और हो रहा है। तो बाय द टाइम वी अराइव द मूवी, हम जब तक हम पहुंचे जो मूवी थी वो क्या हो गई थी, स्टार्टेड, वो मूवी जो थी वो स्टार्ट हो गई थी, द मूवी हैड स्टार्टेड, सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन वी आर हैविंग फ्यूचर इंडेफिनिट यूजेस V1, यानी कि हम जब भी सिंपल फ्यूचर की बात करेंगे, कोई भी चीज जो होनी है, फ्यूचर क्या है,
फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, आप लोग बनने वाले हैं CS, तो भाई आपका फ्यूचर क्या है, आई विल बिकम CS। तो मैंने बोला बिकम, आई विल बिकम। तो जब भी हम फ्यूचर को यूज करते हैं, यानी कि जब भी हम विल या शेल यूज कर रहे हैं, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसका रूल क्या कहता है? इसका रूल कहता है बच्चे लोग, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। और यहाँ पर इस सीक्वेंस को तुम्हें थोड़ा सा शफल करना होगा। तो यहाँ पर तुम कर दोगे आई और वी पहले, बाकी सब एक साथ। तो यहां पर तुम्हारा हो जाएगा शेल प्लस V1, बाकी रेस्ट के साथ आप लगा देंगे विल प्लस V1। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो ये है बच्चे लोग, शेल आपको सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ लगाना है। जो ट्रेडिशनल यानी कि जो ओल्ड जो जनरल इंग्लिश है उसमें हमारा यही चलता आ रहा है, बट मॉडर्न इंग्लिश कहती है आप चाहो तो आप सब के साथ विल लगा के V1 भी लगा सकते हो, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन हाँ, विल आप आई और वी के साथ नहीं लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर ये रूल ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर देखते हैं, विल शेल प्लस V1। तो ये आप सबको पता है, ही विल गोज देयर, गोज नहीं आएगा, V1 आना है, तो गो का गो ही रहेगा, तो ही विल गो देयर। तो देखो, दे डैश टुमारो, क्या है, दे विल कम्स टुमारो, बिल्कुल नहीं, दे विल कम टुमारो, केम टुमारो, कमिंग टुमारो। तो यस, द करेक्ट आंसर वुड बी दे विल कम टुमारो, दे विल कम टुमारो। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है, समझना है, और अपनी मतलब इन रूल्स को कर लोगे ना बच्चे लोग, ये सारे वही कॉन्सेप्ट्स है, जो पूरा टेंसेस वही है जो आपकी बुक में गिवन है। देन वी हैव नो फ्यूचर टेंस इन टाइम एंड कंडीशनल क्लॉज। टाइम और कंडीशनल क्लॉज में हम क्या नहीं लगाते, हम फ्यूचर टेंस नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल कंडीशनल क्लॉज यानी कि जिसमें किंतु, परंतु, इफ, बट इस तरीके का आता। तो देखो, इफ, व्हेन, अंटिल, बिफोर, आफ्टर, अनलेस, तो ये सारे अगर कोई है उसमें हम क्या यूज नहीं करते, फ्यूचर टेंस यूज नहीं करते। तो देखो, आई शेल वेट टिल ही विल कम। तो यहां पर आप देखेंगे, इन आई शेल वेट टिल ही, यहां पर क्योंकि टिल आ गया, ये वर्ड्स आ गए हमारे, क्योंकि ये वर्ड्स आ गए तो यहां पर हम विल यूज नहीं करेंगे, फ्यूचर टेंस यूज नहीं करना। आप इधर क्या यूज करेंगे, ऐसी जगह पर हम अपना सिंपल यूज करेंगे, दैट इज सिंपल प्रेजेंट। जो भी यहां पर सेंटेंस होगा उसके बेसिस पे, क्योंकि ये प्रेजेंट फ्यूचर प्रेजेंट का है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर टेंस का है, सिमिलरली तो ये सिंपल प्रेजेंट में जाएगा, टिल ही कम्स आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ही डैश हार्ड ही विल पास। अगर उसने मेहनत की तो वो पास हो जाएगा। विल हमारा ऑलरेडी आ गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इफ ही वर्क्स हार्ड, प्रेजेंट का है तो ये वर्क्स हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लाइक। इसी तरीके के फिलअप फॉर्म में हो सकता है, मैच द फॉलोइंग में हो सकता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में, एरर करेक्शन में, किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको उसको अच्छे से कवर अप कर लेना है। ठीक है, नाउ यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा ही किस में होंगे, प्रेजेंट टेंस में होंगे, और ये तो हमने पहले रूल में भी सीखा था। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि बर्ड्स जो चिर्प करती हैं तो हाँ चिप करते हैं। तो यहाँ पर देखें, टीचर सेड दैट अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। मूव्ड कैसे हो गया भाई, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और यहाँ पर ये तो इट है तो या तो एस और ईएस भी लगेगा। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। द टीचर सेट द वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस। टीचर ने कहा जो पानी है वो बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो द वाटर बॉइल्स। बी इज द करेक्ट वन। मूविंग अहेड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसको जरा समझते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
यस, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड विद आवर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो जरा देखिए क्या होता है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जरा इसको समझते हैं। ये है हमारा सब्जेक्ट और ये है हमारा वर्ब। अब इन दोनों के बीच में हो गया है एक एग्रीमेंट। क्या कहता है ये एग्रीमेंट? ये कहता है, वर्ब कहता है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट तू जैसी रहेगी मैं वैसा ही करूंगा। यानी कि अगर तू सिंगुलर तो मैं भी सिंगुलर, तू बदली तो मैं भी बदल जाऊंगा, तू प्लूरल तो मैं भी प्लूरल। यानी कि यहाँ पर हम सिंगुलर और पर्सन्स को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, यानी कि बस इतना समझो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी मेरा हो जाएगा सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी मेरा हो जाएगा प्लूरल। क्योंकि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रॉपर होगा तभी आप इसको समझ पाओगे। बुक में है नहीं है, लेकिन पेपर में आपको एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट ये तो है ही। तो आप अगर सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट नहीं सीखोगे तो आप उनको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आप देखें, टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड टेक प्लूरल वर्ब। अगर मेरे पास दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स है और वो एंड से जो कंबाइन हो रहे हैं तो मुझे जो वर्ब लेनी होगी वो प्लूरल लेनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर। और रूल कहता है जब दो सिंगुलर वर्ब्स है तो जो हमारी वर्ब होगी वो होगी प्लूरल। तो देखो, राम एंड श्याम आर प्रेजेंट। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ये आप लोगों को ध्यान से समझ के करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। मोहन एंड सोहन, वन सिंगल सेकंड सिंगल, इज एम आर फ्रेंड्स। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मूविंग अहेड विद द रूल नंबर 12। तो देखे, सेम पर्सन और थिंग टेक्स सिंगुलर वर्ब। यानी कि अगर हमारा एक ही पर्सन है और एक ही चीजें है, थिंग्स है, तो हम वर्ब सिंगुलर लेंगे। ये तो हमें वैसे भी पता है। अब आप बोलोगे मैम ये क्या बात हुई, हम तो पता है भाई, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगल तो वर्ब सिंगल। रुको जरा, ठहरो जरा, ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो जरा देखो, द पोएट एंड राइटर आर डेड। अब यहां पर ये समझो, ये जो पोएट है ये ही राइटर है। इसका मतलब ये एक ही पर्सन है, ये वो ही वन पर्सन है जो दोनों हैं। अगर दो अलग अलग लोग होते तो यहां पर भी द राइटर आता। पॉइंट क्लियर? ये आप सबको समझना है, यही मैं समझाना चाह रही हूं, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखे जरा, द पोएट एंड द राइटर आर डेड। तो यहां पर आपने देखा, यहां पर बोला है अगर सेम पर्सन है और सेम थिंग है तो जो वर्ब है वो क्या हो जाएगी? वर्ब आपकी सिंगुलर हो जाएगी। तो इसका मतलब द पोएट एंड राइटर, वर्ब हो जाएगी सिंगुलर, इज डेड। क्योंकि पोएट और राइटर दोनों ही क्या है? वो ही सेम पर्सन है। तो इसी तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन आया, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी डैश कमिंग, तो ये सेम पर्सन है, दिस इज सेम पर्सन, एंड बिकॉज दिस इज अ सेम पर्सन, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का? द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी इज कमिंग। पॉइंट क्लियर? तुम साथ साथ आई होप आंसर्स दे भी रहे होगे मुझे, और आप लोग देख रहे होंगे आप सही है, जी हाँ सही है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर मेरे पास ईच और एवरी है मेरे सेंटेंस में, यानी कि और उसके साथ नाउन्स है, जो नाउन्स है वो ज्वाइन हो रहे हैं एंड से, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। फॉर एग्जाम्पल, एवरी बॉय एंड गर्ल। अब हमने देखा बॉय और गर्ल आ गया। हमने रूल 1 में तो सीखा था जब दो सिंगुलर नाउन होंगे तो क्या लगता था? वर्ब लगती थी प्लूरल। लेकिन क्योंकि इनसे पहले है एवरी,
तो ये जो वर्ब हो जाएगी ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारी वर्ब हो जाएगी सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा, एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज रेडी। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? आगे देखिए, ईच बॉय एंड गर्ल डैश गिवन अ प्राइज। ईच बॉय एंड गर्ल गिवन अ प्राइज, तो क्या आ जाएगा, ईच बॉय एंड गर्ल वर गिवन अ प्राइज, ये हमारी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। आर गिवन अ प्राइज, वॉज गिवन अ प्राइज, या फिर हैव गिवन अ प्राइज, क्योंकि यहां पर गिवन है, गिवन मतलब पास्ट, तो यहां पर क्योंकि ये पास्ट है तो ये हमारा यूज होगा वॉज। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वॉज। मूविंग अहेड, नेक्स्ट रूल, दैट इज ईदर और नाइदर टेक्स सिंगुलर वर्ब। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। अगर इसके पहले आते थे ईच एंड एवरी का हो गया, तो देखो ईदर रवि नॉर मोहन आर गिल्टी, ये आर नहीं आएगा, यहां पर आपका इज आएगा। ठीक है, ईदर राम और श्याम डैश कमिंग, तो इज कमिंग, द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज। मूविंग अहेड, वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। जो आपकी वर्ब है वो नियरेस्ट, जो भी नियर सब्जेक्ट होगा उससे एग्री करती है। तो देखो ये क्वेश्चंस ना बच्चे, अभी आप इसके बाद बहुत सारे रूल्स बताऊंगी, उसके बाद आपको पूरे तरीके से क्वेश्चंस करवाए हैं, तो वो आप जब करोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये अलग है, ये अलग है। अब ये स्टूडेंट्स के साथ लग रही है हमारी वर्ब, तो मेरा जो रूल है वो क्या कहता है, वो कह रहा है कि वर्ब एग्रीज विद नियरेस्ट सब्जेक्ट। जो वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो है स्टूडेंट्स, ये तो है प्लूरल, तो इसका मतलब यहां पर आपका क्या आ जाएगा, यहां पर आपका आर आ जाएगा। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं, ईदर द बॉयज और द गर्ल, अब ये है द गर्ल, ये हो गई सिंगुलर। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि ये सिंगुलर हो गई तो मेरा वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। तो क्या हो जाएगा, द बॉयज और द गर्ल इज रिस्पॉन्सिबल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन एज वन यूनिट टेक्स सिंगुलर वर्ब। जो भी हमारा कलेक्टिव नाउन होता है उसको हम एज उसकी जो वर्ब होगी उसको हम सिंगुलर काउंट करते हैं। तो देखो, कलेक्टिव यानी कि जो एक सा ग्रुप के, जब पूरा ग्रुप होता है उसकी जगह पर हम किसी इंडिविजुअल को या किसी एक को काउंट करते हैं तो वो हमारा कलेक्टिव हो जाता है। तो जैसे आपका आया टीम, जूरी, कमिटी, फैमिली, इसको हम एक काउंट करते हैं, कंबाइन काउंट करते हैं। द टीम आर विनिंग, तो टीम आपने देखा, टीम में तो प्लूरल बहुत सारे लोग हैं, लेकिन टीम जो है उनसे इकट्ठे काम किया, एक साथ थी, तो ये आपका हो जाएगा कलेक्टिव। क्योंकि ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन, इट मीन्स यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर मेरा इज आएगा, क्योंकि क्या लग जाता है, ये हो जाता है सिंगुलर। नेक्स्ट, द कमेटी डैश डिसाइडेड द मैटर, जो कमेटी थी उसने मैटर को डिसाइड किया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। कमेटी है तो क्या हो जाएगा, द कमेटी हैज डिसाइडेड द मैटर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो है हमारा कलेक्टिव नाउन को एज अ इंडिविजुअल हम लेते हैं और प्लूरल लेते हैं। मतलब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि है तो कलेक्टिव, फॉर एग्जांपल जूरी है, मेंबर्स है, लेकिन उनके जो ओपिनियंस है वो डिफरेंट है। ऐसे केस में जब ओपिनियन डिफरेंट होते हैं तब हम जो वर्ब लेंगे वो हम लेंगे प्लूरल। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपके जैसे एग्जाम्पल है, द टीम आर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ, तो देखो मेंबर्स एक्टिंग सेपरेटली, तो यहाँ पर मेंबर जो है वो अलग है, इसलिए हमारा क्या आ गया, आर आ गया। आगे देखते हैं, द जूरी डैश डिवाइडेड इन ओपिनियन, जो जूरी है वो ओपिनियन में डिवाइडेड है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपका आर आ जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट रूल, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स टेकिंग सिंगुलर वर्ब, ऐसी चीज़ों में हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो देखो मैथमेटिक्स क्या है, डिफिकल्ट है, तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, दो हमें एस दिख रहा है, हमें लग रहा है ये प्लूरल है, बट ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, तो आपका क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट।
दीज आर दी सब्जेक्ट्स नॉट प्लूरल नाउन। तो देखो इकोनॉमिक्स डैश माई फेवरेट सब्जेक्ट, जो इकोनॉमिक्स है तो ये क्या है, ये मेरा है सिंगुलर, इसको हम सिंगुलर काउंट करेंगे, तो इकोनॉमिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं आप लोगों का नेक्स्ट रूल, दैट इज अलोंग विद, टुगेदर विद, डू नॉट अफेक्ट वर्ब। आपका अगर अलोंग विद है, टुगेदर विद है, ये वर्ब को अफेक्ट नहीं करता। तो देखो विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, वहां पर वर्ब अफेक्ट नहीं होगी। तो देखो द टीचर एंड दिस अलोंग विद द स्टूडेंट्स, क्योंकि टीचर सिंगुलर है, अब आ रहा है टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स, तो इमीडिएट तो हमें दिखा स्टूडेंट्स, क्योंकि इमीडिएट हमें स्टूडेंट्स दिखा तो हमें लगा प्लूरल होगा वर्ब, बट नहीं, अगर हमारा अलोंग विद आ गया तो यहाँ पर मेरी वर्ब प्लूरल नहीं होगी, मेरी वर्ब सिंगुलर ही आएगी, जो कि होगी इज। तो देखो द टीचर अलोंग विद स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जैसे क्वेश्चन है द कैप्टन अलोंग विद द प्लेयर्स, तो हमारी वर्ब क्या आएगी, कैप्टन आएगा सिंगुलर, सब्जेक्ट है सिंगुलर, ये हमारा है सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए प्लेयर्स भी हमारा क्या हो जाएगा, इससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसके पहले अलोंग विद आ रहा है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इज द करेक्ट ऑप्शन। देन वी हैव रूल नंबर 20, रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब एग्रीमेंट, जो कि क्या कहता है, आई हु इज योर फ्रेंड। तो यहाँ पर आपका आई हु एम योर फ्रेंड, ये होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि वर्ब एग्रीज विद एंटीसीडेंट्स के साथ एग्री करता है। इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, इस तरीके से आपको आएगा, आ सकता है। देन वी हैव मोडाल्स, दैट इज, देखो वर्ब है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। देखो एक चीज समझ लो, अगर आपके करिकुलम में सेंटेंस रीअरेंजमेंट है तो आपको वो कैप ये मोडाल्स वगैरह इट इज अंडरस्टैंडेबल कि आपको पता होने चाहिए, जरूरी नहीं कि वो आए एग्जाम में, बट आपको एटलीस्ट इसके रूल्स पता हो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ये सारे हमारे मोडाल्स होते हैं, और हमारे इन मोडाल्स के साथ हमेशा लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ही कैन सिंग्स, जी नहीं, कैन आ रहा है तो यहां पर सिंग्स नहीं आएगा, सिंग आएगा। यू शुड डैश हार्ड, यानी कि यू शुड वर्क हार्ड। नाउ टू मोडल्स कैन नॉट कम टूगेदर, कभी भी दो मोडल्स एक साथ नहीं आएंगे। ही शुड मस्ट गो यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आप या तो लगा सकते ही शुड गो या फिर ही मस्ट गो। तो आपको यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस को सिलेक्ट करना है। ही चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही कैन मे कम, ही मे कम, ही शुड मस्ट कम, ही विल कैन कम गो। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ही मे कम। ठीक है, देन वी हैव रूल नंबर 23, नीड नॉट, डेयर नॉट टेक, बेयर नॉट, बेयर इंफिनिटिव। तो जरा इसको समझते हैं। यू नीड नॉट टू वरी इनकरेक्ट है, करेक्ट क्या होगा, यू नीड नॉट वरी। तो आपका यहां पर इनके साथ हमारा टू, नीड नॉट के साथ हम टू नहीं यूज करेंगे, डेयर नॉट के साथ हम बेयर इंफिनिटिव लेंगे, यानी कि हम टू यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यू डेयर नॉट डैश दिस, डू, टू डू, तो क्या हो जाएगा, यू डेयर नॉट डू दिस, ऑप्शन नंबर ए। तो आगे देखते हैं, हैड बेटर टेक्स V1, जो हैड बेटर है उसके साथ हम V1 लेते हैं। यू हैड बेटर टू स्टडी, ये नहीं होगा, हैड बेटर आ गया तो हमारा आ जाएगा यू हैड बेटर स्टडी। इस तरीके से आपको ये कुछ ट्रिक्स होती है बच्चे लोग, रूल्स है, पेपर में आने के चांसेस हो जाते हैं। ही हैड बेटर डैश नाउ, ही हैड बेटर लीव नाउ, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे ही वुड रेदर के साथ आपकी V1 आती है, यानी कि इनकरेक्ट होगा आई वुड रेदर टू स्टे होम, यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, आई वुड रेदर स्टे होम। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वी शुड रेदर डैश अलोन, यानी कि वी शुड स्टे रेदर अलोन। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से हमेशा V1 आती है। इसी में आप लोगों को जो अब हम करेंगे वो हम करेंगे क्वेश्चंस, जिसमें हमने क्या करना है, जिस क्वेश्चंस को हम, अगर ये तो हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अब करेंगे प्रैक्टिस। अगर मेरे पास क्वेश्चंस रिटन फॉर्म में आए, सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, तो हमें उसको कैसे अटेम्प्ट करना होगा, तो अब हम वो करने वाले हैं, वो स्टार्ट करने वाले हैं।
तो जैसे हमारी अभी तक कॉन्सेप्ट हमने पूरा अच्छे से कर लिया है, रूल से हमने सारा सीख लिया कि भाई क्या क्या है, कैसे कैसे अगर मेरे पास ग्रामर के क्वेश्चंस आएंगे तो हमें उसको कैसे अटैम्प्ट करना है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि ये फर्स्ट अटैम्प्ट है सब्जेक्टिव पेपर का। इससे पहले जब भी पेपर आया है तो वो ऑब्जेक्टिव पेपर आया है। हाँ, 5 इयर्स पहले जब पेपर आता था तो वो सब्जेक्टिव होता था, जिसको हम CS फाउंडेशन बोलते थे। आज हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि आपको पैटर्न नहीं पता और ना ही कुछ इस तरीके का रिलीज हुआ है कि भाई क्वेश्चंस कैसे कैसे लिखने हैं। बट स्टिल अगर आपके एग्जाम में आया क्वेश्चन तो आप इस तरीके से भी लिखोगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चे लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, क्योंकि 100 मार्क्स का मेरा पूरा सब्जेक्टिव है। यस, हमारे को ग्रामर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, उसके अलावा हमसे पूछा भी जा सकता है, क्योंकि रिटन कॉन्सेप्ट है हमारे पेपर में। तो हमारी बुक में जो भी है क्वेश्चंस, उसमें से कहीं से भी कोई भी बन सकता है। यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, जो हमारे दूसरी सब्स्टिट्यूट या फिर हमारे जो दूसरे प्रोफेशनल बॉडीज है उसमें, या पहले कभी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वहां से रेफरेंस लेकर ये क्वेश्चंस आपके बने हुए हैं। ठीक है बच्चे लोग, तो देखिए पहला क्वेश्चन है मेरे पास, डिफाइन ग्रामर। ग्रामर को डिफाइन करना है। एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन अफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। यहां पर आप लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है, मेरा ये क्वेश्चन दो बातें पूछ रहा है। एक, मुझसे ग्रामर के बारे में पूछा जा रहा है, दूसरा हमसे पूछा जा रहा है किसकी इंपॉर्टेंस, इट्स इंपॉर्टेंस, यानी कि ग्रामर की इंपॉर्टेंस, ताकि कहां पर अफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन में। तो यहां पर सबसे पहले आपका ये आंसर को हम इस तरीके से यानी कि दो पार्ट्स करके करेंगे। तो पहले पार्ट में हमने क्या किया, हमने बता दिया ग्रामर रेफर्स टू द सिस्टमैटिक रूल्स। हम सब जानते हैं एक लैंग्वेज में जो सिस्टमैटिक रूल्स होते हैं उसको हम ग्रामर बोलते हैं। तो देखिए, ग्रामर रेफर्स टू द सिस्टमैटिक रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज दैट गवर्न्स अ सेंटेंस, जो कि एक सेंटेंस को गवर्न करता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ड यूसेज एंड करेक्टनेस। In businesses में communication, grammar ensures clarity, accuracy and professionalism. Correct grammar helps convey ideas precisely and avoids ambiguity और misunderstandings. यानी कि businesses में अगर आप सही से communicate करना चाहते हो तो you should have hold over grammar. आपको ग्रामर पर अच्छे से होल्ड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन मतलब ओरल ही नहीं, रिटर्न भी होता है। हम मेल्स के थ्रू भेजते हैं, हम ड्राफ्टिंग करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तो यहाँ पर ग्रामर को प्रॉपर एक्यूरेटली सेंटेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए। करेक्ट ग्रामर क्या कन्वे करती है? जो भी सही आइडिया है, जो भी चीज सही है उसको कन्वे करती है, साथ साथ ये अवॉइड करती है किसी भी तरीके की एम्बिग्विटी को, यानी कि ऐसा ना हो कि किसी चीज के 2 से 3 मीनिंग निकल रहे हैं, वो अनक्लियर है। एम्बिग्विटी मीन्स अनक्लियर होना, तो ऐसा नहीं होता। अगर ग्रामर सही है, सेंटेंस स्ट्रक्चर सही है, तो आप उसको इजीली सही से कन्वे कर पाते हैं और साथ साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी नहीं होती। It also enhances the credibility and reliability of communication. ये enhance भी कर देती है कि जो भी communication है उसकी credibility और reliability. Credibility यानी कि उस पर कितना believe किया जा रहा है, उसको लोग हाँ मानते हैं और reliable मानते हैं। ग्रामेटिकल एरर्स में डिस्टॉर्ट मीनिंग, जो अगर ग्रामेटिकल एरर्स होती है तो वो जो मीनिंग है वो डिस्टॉर्ट कर देती है, यानी कि कहीं ना कहीं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है वो, और हार्म करती है प्रोफेशनल इमेज को। Therefore, grammar is a foundation of effective business communication. Effective business communication के लिए जो बेसिक फाउंडेशन है वो क्या है? वो है हमारी ग्रामर। आप चाहो तो इनको पॉइंटर्स में भी दे सकते हो। यूजुअली हम जब कम्युनिकेशन या इनफैक्ट आपने स्कूल में भी देखा होगा इस तरीके के आंसर्स देते हैं तो हम पैराग्राफ्स में देते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है जिसमें हमने क्या करा, हमने जाना ग्रामर क्या है, ग्रामर क्या है, और सेकेंडली क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है अफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन में। हमने एक एक चीज अच्छे से क्लियर किया। ये क्वेश्चन हमें 4 मार्क्स में भी आ सकता है, जिसमें 1 मार्क डेफिनेशन का हो जाएगा और 3 मार्क्स के आपके पॉइंटर्स हो जाएंगे। आपको एक बात बता दूं, जितने भी मार्क्स है और अगर आप उतने पॉइंट्स दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बताया इंपॉर्टेंस, मेरे पास इंपॉर्टेंस आया और मेरे पास वो इंपॉर्टेंस अगर है 3 मार्क्स में, तो आप लोगों की जो कोशिश होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि 3 पॉइंट्स नहीं लिखने, एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना है।
यानी कि आप कम से कम कितने पॉइंट्स लिखेंगे, 4 पॉइंट्स। अगर मैं एग्जाम्पल लूं कि भाई मेरे पास ये क्वेश्चन आया 4 मार्क्स का, तो इस 4 मार्क्स में से 1 मार्क तो मेरे हो गए इसके डिफाइन के, यानी कि इसके मीनिंग के, ग्रामर के, और बाकी के 3 मार्क्स मुझे मिलेंगे इसके एक्सप्लेनेशन के। अब ये जो एक्सप्लेनेशन है बच्चे लोग, ये आप लोगों को एक्सप्लेनेशन है, आपने कम से कम अगर पैराग्राफ में भी दिया है तो 3 मार्क्स में है, ये मार्क्स हो गए हमारे। अगर ये 3 मार्क्स में है तो हमें एटलीस्ट 4 पॉइंट्स देने होंगे, यानी कि 4, जैसे ये हमारा पहला हो गया, दूसरा हो गया, 4 हमें अपनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देने होंगे इन ऑर्डर टू सिक्योर फुल मार्क। और हमने क्या सिक्योर करना है यहाँ पर, हमने तो फुल मार्क ही सिक्योर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ सेंटेंस। अब यहां पर ये समझने वाली बात है, सेंटेंस क्या होता है और स्टेट द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ करेक्ट सेंटेंस। एक करेक्ट सेंटेंस में क्या क्या इसेंशियल यानी कि मेन एलिमेंट्स होने चाहिए वो आपको बताने हैं। तो इसका मतलब अगेन ये क्वेश्चन भी मेरा 2 पार्ट्स में हुआ। पहला पार्ट जिसमें हमें क्या बताना है, सेंटेंस के बारे में बताना है, और दूसरा पार्ट जिसमें हमें क्या बताना है, एसेंशियल एलिमेंट्स बताने हैं करेक्ट सेंटेंस के। तो सबसे पहले समझो सेंटेंस बनता कैसे है, सेंटेंस होता कैसे है। सेंटेंस होती है एक कंप्लीट लाइन जिसका मीनिंग क्लियर हो, रिसीवर तक वो मीनिंग इजीली कन्वे हो सके और रिसीवर उसको इजीली अंडरस्टैंड भी कर रहा है। यहां पर ये हमारा होता है क्या, ये हमारा होता है एक प्रॉपर सेंटेंस। इसका मतलब अगर मैं बोलूं राम इज सिटिंग चेयर, राम इज सिटिंग चेयर, कुछ तो मिसिंग है। क्या मैं इसको एक कंप्लीट सेंटेंस बोलूंगी? द आंसर इज नो, वर्ड्स ही पूरे नहीं है। सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे पूरा होगा भाई? ग्रामर में यही तो सीखा था कि भाई जब सारे वर्ड्स मिलकर प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसी को हम ग्रामर बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर ही टूटा फूटा है, ये तो क्लियर ही नहीं है। तो ये कब क्लियर होगा आपका, यानी कि ऑन आ जाएगा, हमारी इधर प्रपोजिशन आएगी। इसका मतलब सेंटेंस क्या हुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड, और उनको हम प्रॉपरली सही से जब अरेंज कर देते हैं वो हमारा बनता है सेंटेंस। तो देखिए जरा, a sentence is a group of words arranged meaningfully to express a complete thought। एक पूरा complete thought express जब किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम sentence बोलते हैं। आगे देखें, a correct sentence must contain certain essential elements। एक correct sentence में क्या क्या होना चाहिए, तो जरा देखें आप। अगेन आप चाहो तो इसको एज अ पॉइंटर भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको एज इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे यहां पर लिखा गया है उस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट इट मस्ट हैव अ सब्जेक्ट। अब एक सेंटेंस में क्या क्या होता है, एक सेंटेंस हमारा बनता है बच्चे लोग, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी कि एक सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी 5 तत्वों से यानी कि 5 एलिमेंट से मिलकर बनती है, सिमिलरली प्रॉपरली वर्ड्स को जब ऑर्गेनाइज किया जाता है एक सेंटेंस 3 एलिमेंट से मिलकर बनता है, दैट इज सब्जेक्ट, अनदर वन इज वर्ब एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो वो सब होना चाहिए। सब्जेक्ट कौन होता है, द मेन पर्सन, द स्टेट जो काम कर रहा है। वर्ब क्या हो रहा है, एक्शन, क्या काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट उसको पूरा करना। तो देखिए, फर्स्ट इट मस्ट हैव अ सब्जेक्ट विच इंडिकेट्स हु और व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड। सबसे पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट जो ये इंडिकेट करो क्या हो रहा है भाई, क्या डिस्कस हो रहा है, राइट। सेकंड होता है इट शुड हैव अ प्रेडिकेट, दैट इज अगेन दैट इज अ वर्ब विच स्टेट्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में होता है। और थर्ड होता है सेंटेंस मस्ट कन्वे कंप्लीट सेंस, वो कंप्लीट सेंस हो, ग्रामेटिकल रूल्स हो उसमें, और सच एज करेक्ट टेंस हो, एग्रीमेंट हो, प्रॉपर पैसिव वॉइस हो, प्रॉपर इनडायरेक्ट वॉइस हो। यानी कि प्रॉपर अगर हम ग्रामेटिकल रूल्स को लिखते हैं
तो हमारा वो सेंटेंस कंप्लीट होता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया, इसीलिए पहले मैंने आपको रूल्स ही बताए, क्योंकि रूल्स आते होते हैं तो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छे से बना लेते हैं। तो ये मेरा हो गया। और उसके बाद आप एक्स्ट्रा देना भी चाहते हो तो 4 पॉइंट में आप ये वाला एग्जाम्पल, इसको एज एन एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, अंडरलाइन करके इसको लाइक दिस। ठीक, बढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ अब आता है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन अ फ्रेज एंड अ क्लॉज विद द सुटेबल एग्जाम्पल। अब आप बोलोगे मैम ये क्या बला आ गई, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो जरा समझे, एक सेंटेंस कभी भी पूरा नहीं होता, पहले वो एक्चुअली क्लॉज होता है। क्लॉज यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो प्रॉपर पूरा नहीं है, बट उसको जब हम रीड आउट करते हैं तो हम उसके मीनिंग समझ लेते हैं। तो देखें, अ फ्रेज इज अ ग्रुप, वो तो आपको मैंने क्लॉज बताया था। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट। फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होता और फाइनाइट वर्ब नहीं होती, एंड देयरफॉर डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट आइडिया, और इसलिए कंप्लीट आइडिया नहीं देता। इन सिंपल टर्म्स में अगर आपसे बोलूं, सेंटेंस वही होगा, सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ वही होगा जो आपको कंप्लीट आइडिया या फिर कंप्लीट थॉट दे रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया? अदरवाइज जो दूसरा होगा, यानी कि इनकम्प्लीट है बट हमें समझ आ रहा है, वो हमारा होता है फ्रेज। तो देखें, फॉर एग्जाम्पल, और फ्रेज में लेकिन क्या नहीं होता, फ्रेज में हमारा सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नहीं होती। इज द पॉइंट क्लियर? तो देखो, फॉर एग्जाम्पल, इन द ऑफिस इज अ फ्रेज। फॉर ऑफिस के अंदर एक फ्रेज है। और क्लॉज क्या होता है? ऑन दी अदर हैंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट। क्लॉज में सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है, और वो एक एक्सप्रेस करता है कंप्लीट और इनकम्प्लीट आइडिया। लेकिन यहां पर फ्रेज हमेशा डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट आइडिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द मीटिंग एंडेड एक क्लॉज है। Clauses are structurally stronger and form the basis of sentence instruction. यानी कि in comparison to phrase, क्योंकि phrase में subject और infinite verb नहीं है, clause ज़्यादा क्या होता है? clause ज़्यादा structured होता है। अब आप चाहो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। मैं आपको एक और पैटर्न बताऊंगी, क्योंकि वो पैटर्न मैं चाहती तो डिस्प्ले कर सकती थी। आई वॉन्टेड यू पीपल टू लर्न अलॉन्ग विद मी। मैं चाहती हूँ वो मेरे साथ सीखे। जब भी डिफरेंस आएगा, चाहे वो किसी भी थ्योरी पेपर में आए, कोशिश करनी है हमें उसको टैब्यूलर फॉर्म में करने की। अब ये टैब्यूलर फॉर्म क्या होता है, तो बच्चे देखें, टैब्यूलर फॉर्म बोलते हैं हम इस तरीके से बॉक्स बना के इसको बाइफरकेट करना। यहां पर आप लिखेंगे, here you will write down basis of difference, right? यहां पर आप एक तरफ लिख देंगे फ्रेज और यहां पर आप लिख देंगे क्लॉज। ठीक, अब यहां पर आप पहले दे देंगे मीनिंग। अब जैसे कि फ्रेज में हमने क्या मीनिंग दिया? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, बस यहां तक। तो मैं यहां पर इसको आप लिख देंगे, यहां पर अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट does not contain a subject, और जब मेरे को हाईलाइट करना है, मैंने साथ साथ सब्जेक्ट लिख के अंडरलाइन करना है, एंड अ फाइनाइट वर्ब, राइट, लाइक दिस। इसको भी मैंने अंडरलाइन कर दिया। दूसरा, मैं अब इसका क्लॉज की डेफिनेशन दे दूंगी इधर। तो यहां पर हम दे देंगे क्लॉज कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। तो यहां पर लिख देंगे अ क्लॉज कंटेन्स
कंटेन्स क्या क्या होता है इसमें, अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। तो मैंने इसको भी अंडरलाइन कर दिया। पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। चलो ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम जो टाइटल दे देंगे इसमें, वो दे देंगे आइडिया। तो फ्रेज में दे देंगे इट एक्सप्रेसेस इनकम्प्लीट आइडिया, इस तरीके से यहां पर जो दिया हुआ है, और यहां पर इस पे दे देंगे, यहां पर इट मे एक्सप्रेस अ कंप्लीट और इनकम्प्लीट आइडिया। दूसरा, तीसरा आप दे देंगे एग्जाम्पल, ये इसका तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा यहां पर, और यहां पर ये इसका तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, दैट इज व्हेन द मीटिंग एंडेड। तो और चौथा हो जाएगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो यहां पर हम सब जानते हैं फ्रेज क्या है, लेस स्ट्रॉन्गर, क्लॉज मच स्ट्रॉन्गर देन फ्रेज, एंड दैट्स इट। इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है ये वाला क्वेश्चन। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर भी हो रहा है और आप साथ साथ आंसर को कैसे लिखना है वो भी आप समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? आप क्या समझते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में? क्योंकि हमारे ग्रामर में सब कुछ ही है, टेंसेस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, एक्टिव पैसिव है, सब कुछ तो है ही। तो हमसे वो डायरेक्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। 100 मार्क्स का पेपर तो है ही ना बच्चे। तो जरा देखिए कैसे अगर ये क्वेश्चन आया, तो पहले आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब हमने रूल्स में तो करा ही था, फिर भी मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि भाई सब्जेक्ट जो होगा वर्ब भी वैसा ही होगा जो भी मैंने बताया था आप लोगों को। सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब कहता है, वर्ब है सब्जेक्ट का पोसेसिव बॉयफ्रेंड। वर्ब कहता है सब्जेक्ट को तू जैसी है मैं भी वैसा, तू जैसी मैं वैसा, याद रखना बस, ये याद ही है तुम्हें। तो वर्ब कहता है अगर तू सिंगुलर रही तो मैं भी सिंगुलर, लेकिन याद रखियो मैं पागल हूं पर इतना नहीं, लेकिन अगर तू प्लूरल हुई तो मैं भी प्लूरल हो जाऊंगा। ये है हमारा क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है दोनों के बीच में। मैं तेरा साया, तू जहां जहां चलेगी मेरा साया साथ साथ होगा, राइट। तो जरा देखे क्या होता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और पेपर में कैसे लिखना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स दैट वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्टिव नंबर एंड पर्सन। A singular subject requires a singular verb and a plural subject requires a plural verb. This agreement is important because it ensures grammatical correctness and clarity. Incorrect agreement leads to confusion and weakens communication. इसका मतलब अगर आपने इस रूल को फॉलो नहीं किया जो हमने अभी प्रैक्टिस किए भी थे, तो आपका आंसर गलत हो सकता है। Now, in business writing, proper subject verb agreement reflects professionalism, accuracy and linguistic completeness, यानी कि आपका होल्ड है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज पर। ये होता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इस तरीके के क्वेश्चन में आपने इसी को लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखना भी चाहे तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़े थे रूल्स, उसमें से आप कोई भी 1 या 2 एग्जाम्पल लिखकर अपने आंसर का स्ट्रक्चर और ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन मार्क्स, कितने मार्क्स का आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद है बच्चे हमारे पास क्वेश्चन। नाउ रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंसेस है इसको रीराइट करना है बाय करेक्टिंग द एरर्स रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब। अब यहाँ पर मेरे पास आ गया क्वेश्चन, और ये कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। ये आपको अच्छे से करना है और समझना है। तो देखो, द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर ऑन द टेबल, ईच
of the employee have submitted their report. अब यहां पर देखें, ओके, द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय करेक्टिंग द एरर्स. ओके, ये दो आपके पास सेंटेंसेस है, आपको एरर्स को आइडेंटिफाई करना है. तो देखें, द करेक्टेड सेंटेंसेस आर द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द टेबल. अब यहां पर हम जरा समझते हैं बच्चे लोग, लिस्ट आपने देखा, पहले तो आपने देखना है कि भाई सब्जेक्ट क्या है. यहां पर मेरा ये जो सब्जेक्ट है, वो मेरा सब्जेक्ट है लिस्ट, और लिस्ट है मेरा सिंगुलर. क्योंकि लिस्ट मेरा सिंगुलर है, इसीलिए तो मेरी वर्ब भी क्या आनी चाहिए, वर्ब मेरी आनी चाहिए सिंगुलर. सीखा था ना, सब्जेक्ट कहता है और वर्ब कहता है भाई तू सिंगुलर तो मैं सिंगुलर, तू प्लूरल तो मैं प्लूरल. तो ये तो रूल हमें पता है. तो देखे जरा, और यहां पर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ आइटम्स आर, तो ऑटोमेटिकली यहां पर आपको पता कर लिया, यहां आना क्या चाहिए था, इज. तो देखें, यहां पर देखें, द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द टेबल. पॉइंट क्लियर हो गया. मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. ईच ऑफ द एम्प्लॉइज हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट. यहां पर मैंने आपको रूल सिखाया था भाई, ईच और एवरी अगर आपके सेंटेंस में आता है, ईच या एवरी अगर आपके एक सेंटेंस में आता है, तो वो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा. अगर वो आता है तो हमारा ये जो सब्जेक्ट है वो होता है सिंगुलर. क्योंकि सब्जेक्ट मेरा हो गया सिंगुलर, इसका मतलब यहां पर जो मेरी वर्ब आनी चाहिए, ईच ऑफ द एम्प्लॉइज हैव नहीं आएगी, यहां पर मेरी जो वर्ब आएगी वो आ जाएगी हैज. तो देखिए, ईच ऑफ द एम्प्लॉइज हैज सबमिटेड हिज और हर रिपोर्ट. इज द पॉइंट क्लियर. यहां पर ये ट्रिक है, ध्यान रखना. चलो जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स. आर्टिकल्स के रूल आपको पता है, ए एंड द. सारे बच्चे जानते हैं हमारे ये जो आर्टिकल्स होते हैं बच्चे लोग, ये बेसिकली दो तरह से होते हैं. एक होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है हम लोगों का इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट यानी कि प्रॉपर, जिसके पहले द लगता है, और इनडेफिनेट यानी कि वो प्रॉपर नहीं, यानी कि काउंटेबल होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ए और एन लगता है. देखें, यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है, डैश है ऑनेस्ट एम्प्लॉय इज वैल्यूड एवरी ऑर्गेनाइजेशन. अब यहां पर मैं इनडेफिनेट बता दूं, हमारा ये कब लगता है, ये लगता है हमारा सिंगुलर के साथ, और यह हमारा लगता है काउंटेबल के साथ. तो मैं आपको लिख दूं, ये हमारा लगता है सिंगुलर प्लस काउंटेबल. क्योंकि ये सिंगुलर के साथ लगता है और काउंटेबल के साथ लगता है, तो डिफरेंस क्या हुआ, आप बोलोगे मैम दोनों ही तो है. तो ए हमारा लगता है, ये जो है आर्टिकल्स, ये हमारे साउंड्स के बेसिस पर लगते हैं. एन लगता है हमारा वॉल के साउंड के आगे, ए ई आई ओ यू, वॉल साउंड के आगे. वही ए हमारा लगता है कॉन्सोनेंट साउंड के आगे. कॉन्सोनेंट साउंड्स यानी कि अल्फाबेट्स में ए ई आई ओ यू के अलावा जो साउंड्स बचे, जो अल्फाबेट्स बचे, वो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स. फॉर एग्जाम्पल बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, ये हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड. तो ठीक है बच्चे लोग, तो यहां पर आप देखेंगे ए आता है. तो देखें, डैश ऑनेस्ट एम्प्लॉय इज वैल्यूड एवरी ऑर्गेनाइजेशन. ऑनेस्ट में आप लोगों का ये एच होता है साइलेंट, एच हमारा है इधर साइलेंट. इसका मतलब अब जो साउंड आ रहा है वो आ रहा है ओ. आपको बचपन से सिखाया गया है, कोई भी अल्फाबेट आया, वर्ड आया, ए ई आई ओ यू आ रहा है तो एन लगा दो, ये बिल्कुल गलत है, इट्स अ मिथ. ये हमारा लगता है ऑन द बेसिस ऑफ साउंड. फॉर एग्जाम्पल आपका आया आवर, एच ओ यू आर, एच साइलेंट, ओ. अम्ब्रेला, आ ई ई उ ए ओ, तो आपका अ साउंड आया, अम्ब्रेला. अब अगर मैं बोलूं, हमारे पास आया यूनिवर्सिटी, ये स्टार्ट तो यहां से हो रहा है,
लेकिन तुमने तो सीखा था यू, या तो एन आना चाहिए, नहीं, यहाँ पर एन नहीं आएगा। इसका मतलब साउंड के बेसिस पर आता है और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए, डैश ऑनेस्ट एम्प्लॉय इज वैल्यूड एवरीवेयर, ऑनेस्ट वॉल साउंड आर्टिकल हमारा लग जाएगा एन। ठीक है, आगे देखते हैं। ही इज MBA वर्किंग इन डैश मल्टीनेशनल कंपनी। अब यहां पर तुमने देखा MBA ग्रेजुएट सिंगुलर, तुम लगा दोगे अ या तुम्हें लगेगा द। ध्यान से सुनो साउंड, MBA, तो ये जो ए आ रहा है यहां पर पहले लगेगा आप लोगों का एन। ठीक है, इस तरीके से आपका करेक्ट यूज के बेसिस पे आपने अटेम्प्ट करना है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट टेंस। ये हमारा आ गया टेंसेस। टेंसेस हमने पहले भी देखा है, हमारे जब रूल्स हमने स्टार्ट किए थे उसमें हमने टेंसेस ही किए, तो चलो फटाफट से कर लेते हैं, तुम फटाफट से इसको कर भी लोगे। तो देखे, द मैनेजर मेट द क्लाइंट येस्टरडे, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, करेंट मतलब टेंस को यूज करना है। ठीक है, तो देखें, द मैनेजर मेट द क्लाइंट येस्टरडे, जो मैनेजर था उसने वो क्लाइंट से कल मिला। और दूसरा देखते हैं, शी वर्क इन दिस कंपनी सिंस 2019, वो इस कंपनी में 2019 से काम कर रही है। अब जरा आंसर देखें, द मैनेजर मेट द क्लाइंट येस्टरडे। अब क्योंकि ये येस्टरडे की बात है, येस्टरडे यानी कि जो बीत चुका है, यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, क्योंकि बात जा चुकी है तो हमारा आता है सिंपल पास्ट। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्शन पास्ट में कर हुआ है तो पास्ट आपकी वर्ब है इधर मेट, वर्ब की तीनों फॉर्म ही मेट आती है, 3 फॉर्म्स, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आपकी आएगी मेट मेट मेट, तो यहाँ पर आपका जो होगा वो मेट ही आएगा। ठीक है, तो देखिए, द मैनेजर मेट द क्लाइंट येस्टरडे। इसके बाद, शी वर्क इन दिस कंपनी सिंस 2019, वो इस कंपनी में 2019 से यहाँ पर वो काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारा सिंस आ गया है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा सिंस आ गया है तो यहाँ पर आपका कौन सा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पास्ट की भी बात हो रही है और वो अभी भी काम कर भी रही है, वो काम कर रही है ना अभी भी, तो वो कॉन्टिन्यूअस भी है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि प्रॉपर टेंस कौन सा होगा आप लोगों का, इसमें प्रॉपर चला जाएगा शी हैज बीन वर्किंग, यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा। तो शी हैज बीन वर्किंग इन द कंपनी सिंस 2019। इस तरीके से आपको रूल्स को समझकर अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन आएगा। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो जरा देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो पहले मैं आपको बता दूं, हमारे क्लॉजेज होते हैं जो आपने पीछे सीख लिया। क्लॉजेज हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज। ऐसा क्लॉज जो फ्री है, जिसको किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसको किसी का सहारा नहीं चाहिए, वो फ्री है, इंडिपेंडेंट है, वो अपना काम खुद कर सकता है। उसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस लगता है, वो हमारा होता है प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होता है, वो हमारा होता है क्लॉज इंडिपेंडेंट। वही बेचारा डिपेंडेंट जो होता है ना, वो बिना इंडिपेंडेंट के सेंटेंस ही नहीं बन पाता। ठीक है, तो वो होता है हमारा इंडिपेंडेंट। तो देखिए, पहले आपको ये क्लियर हुआ, तो इसको देखते हैं। अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। फॉर एग्जांपल, द मीटिंग वाज पोस्टपोन्ड, द मीटिंग वाज पोस्टपोन्ड, तो ये सिंपल है, ये इंडिपेंडेंट है, इसको किसी की जरूरत नहीं, मीटिंग जो थी वो पोस्टपोन हो गई। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन कर दिया जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो देखो, द मैनेजर कॉल्ड द मीटिंग एंड द टीम अटेंडेड। तो मैनेजर ने क्या किया, मीटिंग कॉल की, ये जो एंड लगा कंजंक्शन, और उससे क्या हो गया, मीटिंग सबने अटेंड की।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और साथ साथ एक या उससे ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। जैसे कि द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड बिकॉज द मैनेजर वॉज अनअवेलेबल। अब देखो द मैनेजर वॉज अनअवेलेबल, तो क्या हो गया, क्योंकि मैनेजर अनअवेलेबल था इसलिए मीटिंग पोस्टपोन हो गई। तो पहले अगर हम देखें मीटिंग पोस्टपोन हो गई, ओके, तो ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। वही जब हमें कंजंक्शन लगाना पड़े और साथ साथ उसमें डिपेंडेंट क्लॉज हो जाता है एक या उससे ज्यादा, तो वो हमारा बन जाता है क्या, वो हमारा बन जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो देखें, these sentences types improve sentence variety, clarity and effectiveness in professional communication। ठीक है बच्चे लोग, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस सेंटेंस को आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो एक बार वापस से जरा हम आए, हमने कौन कौन से 3 किए थे, हमने 3 सेंटेंसेस किए थे। एक था हमारा सिंपल, एक था हम लोगों का सिंपल सेंटेंस, एक था हमारा कंपाउंड। सिंपल में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, कंपाउंड में क्या होता है, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट प्लस 1 और 2 डिपेंडेंट क्लॉजेस। तो यहां पर ये हो गया कॉम्प्लेक्स। अब हमसे क्वेश्चन में कौन सा पूछा जा रहा है, हमसे क्वेश्चन में यहां पर पूछा जा रहा है, हमें बनाना है इसको सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में, यानी कि एक इंडिपेंडेंट और उसके साथ साथ हम क्या जोड़ देंगे, इंडिपेंडेंट के साथ साथ हमें जोड़ना है डिपेंडेंट क्लॉज, चाहे एक, 1 और मोर, उससे ज्यादा। तो देखें, द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड, कुछ द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन। ये हमारे पास सेंटेंस है और अबे हमें इसको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है। तो देखें, द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड क्योंकि, बिकॉज द रीजंस वर अनअवॉइडेबल, जो रीजंस थे वो अनअवॉइडेबल थे। अब इसको हमने किस में कर दिया, इसको हमने कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया। पॉइंट क्लियर हो गया, हमें इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि भाई वो डिपेंडेंट क्लॉज बन जाए, अपने आप में उसका पूरा कोई अस्तित्व ना हो, वो पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट पे डिपेंडेंट हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 10, लेट्स स्टार्ट। फ्रेम 1 मीनिंगफुल सेंटेंस ईच यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है इन वर्ड्स को सोच के थ्रू। अब देखो हमारे पास 2 वर्ड्स है, इस तरीके के वर्ड्स होते हैं बच्चे, ये हमारे 3 कैटेगराइज होते हैं, कैटेगरीज होते हैं, होमोनोम्स, होमोफोन्स और होमोनिम्स। ये भी हमने रूल्स में देख ही लिया था, तो अब आगे बढ़ते हैं। कंडक्ट, अगर एक कंडक्ट हमारे पास नाउन और एक कंडक्ट है एज अ वर्ब, तो यानी कि इधर तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट होगा और इधर क्या हो जाएगा हमारा, इधर ये हमारा वर्ब हो जाएगा, राइट। तो देखिए जरा, कंडक्ट, द एम्प्लॉइज कंडक्ट ड्यूरिंग द मीटिंग वॉज प्रोफेशनल एंड डिसिप्लिन। जो एम्प्लॉइज का बिहेवियर था मीटिंग के दौरान वो कैसा था, वो बहुत ही प्रोफेशनल था और डिसिप्लिन्ड था। दूसरा है कंडक्ट, यानी कि द मैनेजर्स विल कंडक्ट अ रिव्यू मीटिंग टुमारो। जो मैनेजर की विल है वो क्या है, द मैनेजर विल कंडक्ट, जो मैनेजर है वो क्या करेगा, वो कल रिव्यू करेगा मीटिंग को। तो यहाँ पर ये हो गया वर्ब, यहाँ पर एज अ वर्ब यूज हो रहा है और यहाँ पर एज एन नाउन यूज हो रहा है, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन। Explain the use of auxiliary verbs in a sentence construction with suitable example। Auxiliary verbs को हम helping verbs भी बोलते हैं, जो कि किसके साथ लगती है, ये हमेशा लगती है मेन वर्ब के साथ। जो भी हमारी मेन वर्ब होती है उसके साथ हमारी ये लगती है, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, और ये हमारे को एक प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर देती है। ये कहाँ से बनकर आती है, इसके बारे में कहाँ पता चलता है, इसके रूल्स कहाँ लिखे होते हैं, ये आती है टेंसेस से। तो देखें, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर वर्ब्स यूज्ड अलोंग विद मेन वर्ब्स टू फॉर्म अ टेंस।
voice, moods and questions. Common auxiliary verbs includes be, have and do. Be, we have is, am, are, was, were. ठीक है, फिर we have आपका have, has, had, this. Then we have do, does, did. ये हमारी क्या होती है? ये हमारी auxiliary verbs होती है. Now, they help in forming continuous and perfect tense such as she is working. तो यहाँ पर ये जो is आ गया, ये हमारी इसके साथ लगी, यहाँ पर ये जो is हो गया, ये आपकी auxiliary verb हो गई. They have completed, ये जो have हो गई हमारी auxiliary verb हो गई. Auxiliary verbs are also used to form passive voice, questions and negatives. Correct use of auxiliary verbs ensures grammatical accuracy, clarity, correctness in construction, sentence construction. ठीक है जी. Moving ahead with the next question. Rewrite the following sentences using correct forms of verb. He did not know about the policy change. पहले तो आपको एक बात बता दूं, कभी भी आपका वर्ड आया did, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब आपकी did आई, हमेशा दो did हमारा पास्ट में यूज होता है, लेकिन उसके साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है. तो ये आप रूल्स में लिख लो कहीं पर, डी के साथ हमेशा, डिड के साथ हमेशा क्या आता है? डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, V1 आता है. तो देखें, ही डिड नॉट नो अबाउट दी पॉलिसी चेंज. तो इस सेंटेंस को आपको रीराइट करना है. तो देखें, और दूसरा क्या है? द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन वेरीफाइड. तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं, आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब डिड द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मस्ट बी यूज. तो बेस फॉर्म का क्या यूज होनी चाहिए? हमेशा आपको बेस फॉर्म ही यूज होनी चाहिए. तो यहां पर हमारी क्या यूज हो रही है? नो का नो ही हो रहा है, न्यू तो नहीं आ रहा. तो ये तो बिल्कुल ठीक है, तो ये करेक्ट ही है. तो ठीक है, उसके बाद देखना है द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन वेरीफाइड. तो यहां पर डॉक्यूमेंट्स है, प्लूरल है, तो वर्ब भी हमारी क्या आ रही है? प्लूरल आ रही है. तो अगला देखते हैं, द सब्जेक्ट डॉक्यूमेंट्स इज प्लूरल, देयरफॉर रिक्वायर्स प्लूरल ऑक्सिलरी हैव. करेक्ट वर्ब फॉर्म्स आर एसेंशियल, ताकि हम उसको सही से कर सके. और ये हमारा किस में से बना है? ये हमारा होता है, किसका रूल लगता है यहाँ पर रूल लगता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. We read out this question. Meanwhile read out this question. ये हमने ऑलरेडी रूल्स में सीख लिया था. तो देखें, पहली बात तो नीदर या नाइदर के साथ हमेशा नॉर लगता है, ये हमारा कंबाइन होता है. और उसके साथ जो हमने रूल सीखा था, जो भी आपका क्या होता है, जो भी आपका सब्जेक्ट क्लोजेस होता है वर्ब के, वो हम रूल फॉलो करते हैं. तो देखो, नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज वर अवेयर ऑफ द डिसीजन. तो क्या ये ठीक है? वर्ब आ रही है, वर्ब के जो नियरेस्ट है, वर्ब के जो नियरेस्ट है वो है एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज मेरे क्या है? एम्प्लॉइज मेरे है प्लूरल. क्योंकि एम्प्लॉइज प्लूरल है तो वर्ब भी मेरी आ रही है प्लूरल, और ये भी हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लग रहा है. तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है. हाँ, अगर मेरे पास यहां पर होता नीदर या नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज की जगह मेरा एम्प्लॉय होता, तो मेरा ये एम्प्लॉय है, नियर टू वर्ब है, सिंगुलर हो गया, तो यहां पर क्या आता? आर आता, तब आर आता. पॉइंट क्लियर है?
तो देखें, neither the manager nor the employees were aware of the decision. When two subjects are joined by neither or nor, the verb agrees with the subject closest to it. Since employees is a plural, the verb must be plural. That is why यहाँ पर हमारी verb क्या आ रही है, were आ रही है. Point clear to everybody? बस rules ध्यान रखो, question आप बहुत simple way में, easy way में करते जाओगे. Moving ahead, next question, question number 14. That is, what is parallelism? What is meant by parallelism? आप बोलोगे ये क्या वर्ड आ गया मैम? बच्चे देखो, आपकी जो बुक का चैप्टर 1 का नाम है वो है एसेंशियल्स ऑफ ग्रामर, और ग्रामर में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सब की सब आपकी इसमें है. तो देखिए, व्हाट इज मेंट बाय पैरेललिज्म इन अ सेंटेंस स्ट्रक्चर, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल. तो जरा देखिए, पैरेललिज्म किसको बोलते हैं? पैरेललिज्म बोलते हैं एक सीक्वेंस को. फॉर एग्जांपल, एक लिस्ट है, जैसे कि मैं एक बुक शॉप पे गई, वहां पर आई बॉट, आप मैंने एक एक खरीदा, पेंसिल, पेन एंड अ नोटबुक. तो यहां पर ये देखो, हर चीज एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि एक ही सीक्वेंस में है, एक ही लिस्ट को फॉर्म कर रही है. तो जरा देखें, पैरेललिज्म रेफर्स टू द यूज ऑफ सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर विद इन अ सेंटेंस टू मेंटेन बैलेंस एंड क्लैरिटी. इट इंप्रूव्स रीडेबिलिटी एंड मेक सेंटेंस मोर इफेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, द मैनेजर्स लाइक प्लानिंग प्रोजेक्ट्स. अब ये प्लानिंग आ गया, ING, उसके बाद देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग टीम्स एंड रिव्यूइंग परफॉर्मेंस. तो सब चीज एक सीक्वेंस में जब जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पैरेललिज्म बोलते हैं. तो देखिए, हियर ऑल वर्ब्स फॉलो द सेम फॉर्म. पैरेलल कंस्ट्रक्शन एंश्योर स्मूथ फ्लो, लॉजिकल कंसिस्टेंसी एंड प्रोफेशनल टोन, विच इज एसेंशियल इन बिजनेस एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस टू इम्प्रूव इट्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. तो आपको इसको सही से लिखना है, ताकि इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ठीक करना है. बीइंग लेट फॉर द मीटिंग, द प्रेजेंटेशन वॉज मिस्ड बाय हिम. अब इसको हमें सही करना है, क्योंकि देखो, अगर हम देखें, क्योंकि वो मीटिंग में लेट था, इस वजह से उसने प्रेजेंटेशन को मिस कर दिया. तो देखो, बिकॉज ही वॉज लेट फॉर द मीटिंग he missed the presentation. और इसको मैसेज भी लिख सकते थे, he missed the presentation because he was late for the meeting. like this आप कर सकते हो. ठीक है, इसको हम modifiers के थ्रू हमने इसको कंबाइन किया. Moving ahead with the next one, next question. Draft 2 grammatically correct sentences suitably for in a business letter showing correct subject verb agreement. तो देखें, the first sentence, the management has approved the revised leave policy. और second sentence, all employees are requested to submit their report on time. In both sentences, verb agreements with the subject in number and person. For example, the management, management हो गया हमारा singular, भाई हमारा सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, इसी रीजन से हमारा ये जो वर्ब भी हो गई, क्या हो गई? सिंगुलर हो गई. ठीक है, दूसरे में एम्प्लॉइज आ गया, एम्प्लॉइज हो गए मेरे प्लूरल, तो वर्ब भी मेरी क्या हो गई? प्लूरल. सिंपल. ठीक है, तो जैसा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली हमने कर दिया. तो सब्जेक्ट, करेक्ट सब्जेक्ट इंश्योर्स ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, क्लैरिटी and professionalism, which are essential qualities of formal business correspondence and official communication. चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ. Explain how improper sentence construction can affect professional communication in an organization. Explain करना है किस तरह से अगर एक improper, क्या है, सही तरीके से सेंटेंस को करेक्ट सेंटेंस नहीं बनाया गया, तो वो किस तरह से प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती है. तो देखिए, improper sentence construction negatively affects clarity and understanding in a professional communication. Poorly structured sentences may cause ambiguity, misrepresentation and confusion, leading to errors and decision making and task execution. यानी कि अगर सेंटेंस पुअरली कंस्ट्रक्टेड होगा तो वो एम्बिग्विटी होगा, यानी कि वो क्लियर नहीं होगा, उसका मीनिंग बहुत सारे निकल रहे होंगे, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगी, उसको समझा गलत जाएगा और वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, जिससे कि एरर होगी और डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आएगी. Such mistakes also reflects lack of professionalism and carelessness.
which can damage the organization's image. Ineffective sentence construction weakens written communication, reduces credibility and may result in conflict or delay. यानी कि अगर सेंटेंस इनफेक्टिव होगा तो क्या होगा, कम्युनिकेशन बहुत वीक हो जाएगी, क्रेडिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी और कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे. Therefore, proper sentence structure is essential for effective, reliable and professional organization communication. In simple terms, आपका आंसर प्रॉपर वे में हर एक चीज को कवर कर रहा हो. अगर सेंटेंस क्लियर नहीं होगा, समझ ही नहीं आएगा. समझ नहीं आएगा तो उसका मीनिंग कुछ और निकाला जाएगा. जब मीनिंग कुछ और निकाला जाएगा तो फिर उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? उसका एंड रिजल्ट ये होगा कि भाई कोई उसको समझ नहीं पाएगा और डिसीजन डिले होते जाएंगे. कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसका रिड्रेसल नहीं हो पाएगा. इसीलिए एक सेंटेंस प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड और इफेक्टिव होना चाहिए. ठीक है. इसके बाद है बच्चे लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 18. करेक्ट ग्रामर एनहेंसेस क्रेडिबिलिटी इन बिजनेस कम्युनिकेशन. एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सेंटेंस स्ट्रक्चर. ये कह रहे हैं अगर हम सही से ग्रामर को यूज करेंगे, कहाँ पर, अगर हम सही से ग्रामर को यूज करेंगे तो वो उसकी क्रेडिटेबिलिटी को एनहांस कर देगी बिजनेस कम्युनिकेशन में. इस स्टेटमेंट को आपको बनाता है. तो देखिए, करेक्ट ग्रामर प्लेस वाइटल रोल, ये लिख लेना इंपॉर्टेंट है. करेक्ट ग्रामर क्या करता है? बहुत ही वाइटल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनहेंसिंग द क्रेडिबिलिटी. क्रेडिबिलिटी यानी कि आप उस पर रिलाई कर सकते हैं. एंड ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस कम्युनिकेशन, क्योंकि सेंटेंस सही से समझ आ रहा है, सब कुछ क्लियर है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनक्लियर है. एवरीथिंग हैज बीन क्रिस्टल क्लियर और ट्रांसपेरेंट है, तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी. नाउ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस एंश्योर्स क्लैरिटी, प्रेसिशन यानी कि बिल्कुल करेक्शन एंड लॉजिकल फ्लो, making messages easy to understand. Proper sentence construction reflects professional completeness, attention to detail and seriousness of purpose. Errors in grammar may distract the reader and reduce confidence in the message. अगर error हुई तो readers को affect करेगा और message को distract करेगा. In business context where accuracy matters, correct grammar strengthens the reputation of individuals and organizations, thereby improving communication effectiveness. इसका मतलब अगर हम सही से ग्रामर को यूज कर रहे हैं, प्रॉपर सेंटेंस को बना रहे हैं, जैसे हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखा, हमने बहुत सारे रूल्स देखे, तो आपका जो एक्यूरेसी लेवल है, ट्रांसपेरेंसी लेवल है, क्रेडिटेबिलिटी है, ट्रस्टवर्दीनेस है, वो बढ़ती जाएगी. ठीक है. तो ध्यान से समझ लो, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, तो इसका मतलब है भाई आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझनी है. नाउ एज एन ऑफिस एग्जीक्यूटिव, आप एक ऑफिस एग्जीक्यूटिव है, देखो एन आ रहा है और साउंड के आगे. हाउ वुड यू एंश्योर ग्रामेटिकल करेक्टनेस वाइल ड्राफ्टिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स. आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो भाई आप कैसे इंश्योर करेंगे कि ग्रामर सही है या नहीं है? तो भाई आपको ग्रामर का स्ट्रक्चर आना चाहिए. एंड ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स कैन एश्योर ग्रामेटिकल करेक्टनेस बाय फॉलोइंग स्टैंडर्ड ग्रामर रूल्स एंड मेंटेनिंग क्लैरिटी इन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन. फॉर एग्जाम्पल, केयरफुल प्रूफ रीडिंग. प्रूफ रीडिंग किसको बोलते हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. हो सकता है आपको प्रूफ रीडिंग से कोई सेंटेंस बनाना आ जाए. प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे हम एग्जाम देकर आते हैं और पेपर को पढ़ते हैं ना, रिवाइज करते हैं, ऐसे ही हम कुछ भी जब ड्राफ्ट करते हैं तो उसको हम 2 से 3 बारी पढ़ते हैं, कोई एरर तो नहीं, कोई मिस्टेक तो नहीं, उसके बाद ही हम आगे चलकर उसको सेंड करते हैं, तो उसको हम प्रूफ रीडिंग बोलते हैं. प्रूफ रीडिंग बिफोर फाइनलाइजिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट्स को फाइनलाइज करने से पहले हमें क्या करना होगा? प्रूफ रीड करना होगा और आइडेंटिफाई करनी होगी उसमें से एरर्स. यूजिंग सिंपल एंड प्रेसी लैंग्वेज, वेरीफाइंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और चेक करने होगा टेंस की कंसिस्टेंसी को. रेफरिंग टू स्टाइल गाइड्स, ग्रामर टूल्स कैन ऑल्सो हेल्पफुल. एंश्योरिंग ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एनहेंसेस प्रोफेशनलिज्म, क्रेडिबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन. तो यहाँ पर अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ग्रामर का, टेंसेस का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उसके अलावा प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर का, और साथ साथ पूरा कंप्लीट करने के बाद कम से कम 2 से 3 टाइम्स प्रूफ रीड कर लेंगे, तो आपका
उसमें यानी कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा उसमें एरर के चांसेस होंगे ही नहीं। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। State any 4 rules relating to the use of articles in English grammar। यहाँ पर आपको किन्हीं 4 रूल्स को बताना है, किसके बारे में? इंग्लिश ग्रामर के आर्टिकल से रिलेटेड। तो देखें, तो आपको एक तो पता ही है, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। अ लगता है कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, एन लगता है वॉल साउंड से पहले, दोनों ही सिंगुलर्स के साथ लगता है, दा लगता है प्रॉपर नाउन के आगे। बस चलो जरा समझते हैं। चलो वो तो हमने बेसिकली यहाँ पर तो हमने आर्टिकल्स भी देखना। आर्टिकल्स आर यूज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रूल्स। अ इज यूज बिफोर बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड, while an is used before words beginning with a vowel sounds. Da is used to refer a specific or previously mentioned nouns. Articles are not used before plural nouns. Plural nouns की हम पहले use नहीं करते. When speaking generally, correct use of articles ensures grammatical accuracy and clarity in formal and professional writing. Already ये discussed है, और बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको देखना होगा तो बच्चे इसकी ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, उसमें बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, एक बार आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चे, तो इसी के साथ हम एंड करते हैं, और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट डे, ठीक है, जिसमें हम कवर करेंगे अपना वोकैब्युलरी, और फिर हम कवर करेंगे अपने आरसीज को, और उसमें हम जो करेंगे, इसमें और भी जो क्वेश्चंस बचे हुए होंगे हम उसको भी हम उस दिन कवर करेंगे। तो उस दिन हमारा पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली क्लास में, जो कि होगी कल। तो तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड प्रिपरेशंस। बाय।